हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर नुज़ाविद हमारे साथ हैं। नुसब, आपने अपने सहाफ़ती करियर में कई तरह के मुज़ाकरात को रिपोर्ट किया होगा, देखा भी होगा। हालिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान कशीदगी दोहा में हमारे मुज़ाकरात हुए, वो सक्सेसफुल मुज़ाकरात थे, सीज़ फायर हो गया, जंगबंदी हुई। उसका तसलसल है जो इस्तांबुल में आज भी मुज़ाकरात जारी हैं, चौथा रोज़ है। कोई चस्का फ़रोशी इस पे मैं नहीं चाहता बिकॉज़ एक संजीदा मामला है। लेकिन बतौर सहाफ़ी बात करते हुए मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो तवालत का शिकार हो रहे हैं। जी, बिल्कुल और सही कर क्यों रहे हो रहे हैं? हैं। और चूँकि आप आज बहुत संजीदा हुए में हैं, सर, तो मैं गैर संजीदा होना चाहता हूँ। सबसे कैसे? पहली बात ये है कि अब मैं भी इस तवाल से उकता कर कि अब तकरीबन चौथा हर रोज़ दूसरे दिन जो है, हम लोगों को जो है अपना पहला सेगमेंट इन मुज़ाकरात की नज़र करना पड़ता है। तो मेरा अपना ख़्याल है कि हम या तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब या फ़ील्ड मार्शल साहब एक टेलीफ़ोन करें इसको ट्रंप साहब को, और ट्रंप साहब को कहें कि सर आप ऐसा करें कि आप ज़रा अमीर कतर को एक फ़ोन करें हाँ, और उन्हें कहें कि जी ये जल्दी से मुकाएं ये। अमीर कतर यानी ज़ाहिर है कि उनका मुज़ाकरात इन्फ्लुएंस, तुर्की में हो रहे हैं, अरे अमीर कतर बाबा को उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। सबसे पहले आज से तकरीबन 10 साल कबल, तुम्हें याद होगा, दोहा में ऑफिस बन गया था जब हामिद नहीं पता कारज़ई जब होता था सर, सदर। 15 साल हो गए इस वाक़े ओहो, को। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो ज़ाहिर है उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तालिबान के ऊपर। तो अगर तुम्हें मेरी बात पर एतबार नहीं आ रहा, तो आज भी देखो वो गया हुआ जापान। अब जापान में नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं, और जापान की तारीख में जापान बहुत मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा। आज भी। ओहो, हम हमसे भी 2 कदम आगे हैं। हाँ, मैं वहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारने का मुझे मौका मिला है। तो वहाँ पे भाई आप जापान से फिर उन्होंने 550 बिलियन डॉलर, कितने 550 बिलियन डॉलर। की इन्वेस्टमेंट का कहा हुआ है कि मेरे यहाँ करो। हाँ, हम्म, और उसके बावजूद जो है वो वहाँ पर, आपको पता है टोटल कितने फौजी हैं अमेरिकी वहाँ पे? नहीं, ऑल टुगेदर जी, हमारे लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए इंटरेस्टिंग बात होगी कि 50,000 अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो जापान में अभी भी अच्छा। मुक़ीम हैं। और टोक्यो के बहुत करीब जो है वो एक है अमेरिकन बेस। मैं वहाँ पे 2-3 मरतबा जा चुका हूँ। अमेरिकन बेस यानी पे। कि रेस्तरां वगैरह पे, यानी दोस्त को ले जाते हैं, डिप्लोमेट हाँ, हाँ, वगैरह। हाँ। वहाँ खिताब करते हुए भी उन्होंने याद दिलाया है कि उन्होंने कैसे इंडिया और पाकिस्तान किया। मतलब कि फिर याद जापान है। में ये पहली मर्तबा एक तारीख बनाती खातून वजीर आजम से मिलने गए हैं, और फिर पाकिस्तान जब और भारत अपने की जंग नहीं फौजियों थी। के पास खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ओए मैंने तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। देखा, तो उन्होंने जो जुमले उसने कहे ना, कहा है ब्रांड न्यू 7 ब्रांड न्यू एंड एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल प्लेन्स। एक तो पक्का ठक्का राफेल रफाल, जिसे हम राफेल बना दिया हम लोगों ने। गाफिल, रफाल या राफेल, लेकिन हमने तो गाफिल। राफेल, हमने तो हाँ राफेल हाँ कर दिया ना। हाँ। सर वैसे पढ़ी लिखी गाल जे, अगर तू जहाज खड़े करो तो खूबसूरत राफेल, ये मतलब उन्हें आज चलो, कह देता है कि तो राफेल। अब आप फिर मेरी लाइन पे आ गए ना कि मैं नहीं नहीं, मुझे हम पता नहीं है आप कितनी देर तक संजीदा रह नहीं सकते सर, हैं, ट्रम्प का क्या लेकिन करूं वो मौसूफ कैटेगोरिकली दोबारा कह रहे हैं कि 7 कि खूबसूरत ये जहाज जंग ब्रांड न्यू। 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स गिराए, हाँ, और ये टर्न हो रही थी एटॉमिक जंग पे। और मैंने कहा कि वो मैं नहीं होने दूंगा। क्यों? कि एटमी जंग जो है उससे जो डस्ट है वो तो पूरी दुनिया में फैलेगा, और तापकारी के असरात, जिनको हम हाँ, उर्दू, हाँ, हाँ, आसान उर्दू में हाँ, कहें। हाँ, तो अब हम इन्हें कहते हैं कि भाईजान साबित हुआ। अच्छा, और बाय द वे जापान ने भी रिकमेंड किया है कि इनको नोबेल प्राइज मिले। हाँ, इन्हें कहते हैं सर आपका कामयाबी का रिकॉर्ड इतना है, सिर्फ एक जगह आप जंग नहीं रुकवा पाए अभी तक, रूस और यूक्रेन वाली। हाँ, तो बराए मेहरबानी ये तो आसान सा काम है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो उन्होंने कहा है कि अगर सीधे ना मुका हो तो कर मैं दो। आप आ नहीं जाऊं। नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि मुझे खतरा था कि जंग अगर हुई तो, बट आई विल गेट इट। हाँ, मैं करा दूंगा। तो लेकिन अभी तक नहीं, तो उन्हें कहें कि सर छोड़ें, अब मामला जो है वो सर जरा जो हाथ मीडिया से जा रिपोर्ट हो जाएगा। रही है, तवालत की वजह क्या है? सवालत की वजह सीधी सादी है। देखो, अब मैं आपको इंतहाई, कल भी मैंने आपको कहा था, मैं आज भी दोबारा कह रहा हूँ, और बहुत आसानी से, कि तालिबान के ये इंटरेस्ट में है
कि ये मुज़ाकरात जो हैं फैसला कुन ना हो, उनके इंटरेस्ट में। इसलिए वो कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं हो रहे कि उन्होंने अब अपना जो भेष बदला है, जो रूप धारा है, वो ये धारा है कि हम अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई लफ्ज़ तहरीम वो यूज़ कर रहे हैं, हा? उसके लिए हम तो लड़ रहे हैं, और यानी पाकिस्तान हमें डिक्टेट कर रहा। ठीक हो गई बात। उससे उनको फ़ायदा ये हुआ है कि जो इनके सदियों से मुखालिफिन रहे, हत्ता कि वो लोग जो अभी इनके वापस लौटने के बाद कई एक तो जहाज़ों से लटक कर जो है यानी यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में और ये वो गए हैं, वो भी एंटी पाकिस्तान ट्वीट्स कर रहे हैं। अब वो प्रो तालिबान कर रहे हैं, सर टोटली एंटी पाकिस्तान और प्रो तालिबान। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि मेरे तुर्की में सहाफ़ी दोस्त है, ज़ाहिर है, कुछ एक हसीन इत्तेफाक है। ये अल्लाह तुम्हारा भला करे, सुबह उठते ही ये जनाब 24 निकात पर मुश्तमिल 24 निकात पर मुश्तमिल अफ़गानिस्तान का जो कॉन्सुलेट है, और बाय द वे ये कॉन्सुलेट वो है जो अशरफ गनी के ज़माने में अपॉइंट हुआ। अच्छा, तब से चला, बहुत सारी जगहों पर मिशन वही चले आ रहे हैं। राइट, हाँ ठीक है। दूसरी बात ये कि तुर्की ने जो है वो तालिबान रजीम को अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया है, और ना ही उनकी वहाँ पे डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है। दोहा में तो उनका दफ्तर है, ठीक। अब ये जो कॉन्सुलेट है जो अशरफ गनी का लगा हुआ है, अब इसमें इसने जिम्मेदार जो है वो ये कहा है, सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया है कि जी पाकिस्तान डिक्टेट कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, और यहाँ तक भी दावा किया है कि इससे ये जो मीडिएटर हैं वो पाकिस्तान जिस तरह से रोब डाक के बात कर रहा है तो वो बड़ा, हाँ, अब ये अल्फाज इस तरह के। अब ये इतना हसीन इत्तेफाक होता है जो वहाँ का कौंसल खान जो तो इस्तांबुल में जो अशरफ गनी का लगाया हुआ कॉन्सुलेट लिख कर जो पॉइंट तुर्की के सहाफ़ियों में बांटता है, ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया के लिए नहीं है। ये नहीं, मेरी बात सुन लो ना। हसीन इत्तेफाक ये होता है कि 11:28 पर पाकिस्तान के दोपहर के आदित्य राज कौल ये एनडीटीवी के लिए स्टोरी ब्रेक करता है, और ये हूबहू वही अल्फाज इस्तेमाल करता है तकरीबन, चंद एक तो बिल्कुल ही यानी कि कट एंड पेस्ट हैं जो निकात में उठाए गए। उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान टॉक्स जो हैं वो इस्तांबुल में फेल हो गई हैं, कोलैप्स हो गई हैं। सोर्सेज हैव टोल्ड एनडीटीवी। एनडीटीवी के लिए मौसूफ आज का रिपोर्ट कर रहे हैं, अडानी को जिसको उन्हें खरीदा हुआ। पाकिस्तानी डेलीगेशंस कंडक्ट, कोई बात कि पाकिस्तानी वफ्द का जो रवैया था वो हरगिज अनकोऑर्डिनेटेड था और डिसरिस्पेक्टफुल, जिसकी वजह से कतरी और तुर्क मीडिएटर्स, सुलह करवाने वाले भी जो हैं वो भी हैरान परेशान हो गए कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी नेगोशिएटर अनविलिंग टू कोऑपरेट फॉर पीस, यानी एन वही अल्फाज। तो आपको समझ आ गई ना कि कौन किस तरह। और हमारा जो मुतालबा है अफगानिस्तान से वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो वन लाइनर है कि नो टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान। वो टीटीपी हो, वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप हो, वो बीएलए हो, वो कर ये रहे हैं। वो ये कहते हैं जी आपका सुना, अच्छा चलें अब हम। उसमें भी ये है कि अमीर साहब बैठे हुए हैं कंधार। आपने जो बात की ना, पहले इसको कंप्लीट कर ले, जो आपने भी लिंक जोड़ा है सोशल मीडिया पे, इस तरह की गुफ्तगू चल रही है। क्या ये जो काबुल से बार बार डायरेक्शंस लेते हैं वहाँ बैठा इस्तांबुल वाला वफ्द, क्या कोई हिंदुस्तान प्रॉक्सी और हिंदुस्तान की डिक्टेशन और हिंदुस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट लगती है आपको?
आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मे बी कोई हो पेनिट्रेशन वगैरह, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता यहाँ बैठा हुआ। लेकिन एक बात जो है, आप ये समझने की कोशिश करें, मैं कल भी ये कह रहा था, आज भी दोहरा रहा हूँ कि ये तालिबान को सूट कर रहा है कि इस मामले को जितना लटकाया सकते हैं लटकाया जाए। उसके बाद फिर मसला ये है कि ये कहते हैं कि जी अच्छा, आपने जो बात कही है, आपने जो मैकेनिज्म सजेस्ट किया है, ये हमने काबुल को भिजवा दिया है। अब अमीर जो हैं उनके मौसूफ, वो कंदहार में बैठे होते हैं, नाम नहाद जो हुकूमती ढांचा है वो काबुल में है, बैठा होता है। अब उन दोनों की कोऑर्डिनेशन वगैरह वगैरह, इस दौरान इनको ये फ़ायदा ही हो रहा है। मिसाल के तौर पर मुझे वहीं से इत्तला आई है कि चंद रोज़ कब एक थिंक टैंक है बिटर्की का, हा? उसमें अफगानिस्तान पर बहस हुई, ठीक है साहब। उस में अफगानिस्तान पर गुफ्तगू के लिए अशरफ गनी के दौर का लगाया हुआ शाख्स रफ़ीक, यानी जो नंबर 2 होता है सफ़ीर का, और हिकमत यार की जमात का अब्दुल हादी वजीम, वो दोनों बहम मिलकर उस सेमिनार में ये इसरार करते रहे, मुसर रहे कि जी पाकिस्तान अफगानिस्तान को डिक्टेट कर रहा। ये है तालिबान जो उठा रहे हैं, समझ आ गई बात। और वहाँ पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए उस सेमिनार में वो एक फुरकान हमीद साहब हैं जो TRT उर्दू के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसे हालात में, और तुर्की को वैसे भी अफगानिस्तान जो है, देखें आप और मैं चाहे जो मर्जी कह लें, तुर्की के भी अफगानिस्तान में स्टेक्स हैं। वो क्या? मज़ार शरीफ, उज़्बक, वेयर इज दोस्तम फैमिली, मज़ार शरीफ उज़्बक है ना, सारे का सारा, और दोस्तम तो वहाँ पे रहा। अच्छा, फिर तुम्हें पता है कि तुर्कमान के भी लोग वहाँ पे आबाद थे अफगानिस्तान में, उनमें बहुत सारे घरानों को इन्होंने अपने यहाँ पनाह दी। तो इसके अलावा तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट को मेंटेनेंस के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए अफगानों को कहा था कि जी हम कर देते हैं, बट दे रिफ्यूज करता। मुझे टाइम खत्म हो रहा है। अगर ये मुज़ाकरात खुदा न खास्ता नाकाम होते हैं, अगर हुए नहीं है अभी तक, अगर तो क्या होगा? मेरे मुंह में खाक, मैं अभी भी खुशखबरी की उम्मीद नहीं बांध रहा। मुसीबत ये है कि मैंने कल भी जो तुम्हें कहा था, एक हमारा ब्रादर मुल्क है, दूसरा तुर्की है जिसके साथ हमारे, यानी पाकिस्तान और तुर्की में कोई फर्क ही नहीं है, इतनी कुर्बत। मैं देखो ना, उनका नेशनल डे है, हमारी सड़कों के ऊपर तुर्की के भी परचम लहरा रहे हैं। यू आर राइट। और अब जब वो कहते हैं कि नहीं यार चलो गिव इट अ टाइम, ना करें, वॉकआउट ना करें, छोड़े 1 मिनट ठहरें, सब्र करें, तो आप क्या करें? लेकिन हमारे साथ मसला ये हो रहा है जो आप नहीं समझ रहे हैं, और ना ही हमारे दोस्तों को हम समझा पा रहे हैं। भाई अफगानिस्तान का इस पूरे बिकजिए में क्या जा रहा है? उनको तो बल्कि तालिबान जो हैं अफगान कॉम्परसी के चैंपियन बन रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ रोजाना कोई ना कोई वाकया हो रहा है। आज भी एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है खैबर में, इसमें मेरे 3 जवान रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब रोजाना की बुनियाद पे मेरे अगर 3 से 8 या 10 जो हैं वो नौजवान वो शहीद हो जाएंगे, होते रहेंगे, तो मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इसी पर कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेररिज्म, उस पर बातचीत हो रही है, और उसी पर ही वो स्टिक रहेंगे। अब आप किस तरह रोजाना की बुनियाद पर इसको अफोर्ड कर सकते हैं? ना, नहीं कर सकते। और यही पाकिस्तान इसके लिए यहाँ पे लाइन है, और उसमें यू हैव एक ब्रेक। वेलकम बैक। साहब, अडयाला आज फिर मुलाकात नहीं हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब, उन्हें वो दागल नाके से ही वापस, या वो जो पहले जो होता है वो मुलाकात हो ताकि उनका जो है वो डिस्कस कर सकें काबीना और बाकी चीज़ें। यार सीधी सी बात है कि उनको अब तक समझ आ जानी चाहिए कि भाई रुकावटें हैं। देखो ना, बहुत सारी चीज़ों में खामखा का जब इनकी रुकावट आ रही थी, हम तो खुलकर कहते रहे कि यार इनको बन जाने दें, क्या जाता है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे आइन का आर्टिकल है 130, वो ये कहता है कि जी फौरी तौर पर
वजीर आज़म या वजीर आला मुंतखब होते ही, कैबिनेट में। क्योंकि वजीर आला या वजीर आज़म तनहा फैसले नहीं कर सकते एज पर योर आइन एंड वेरियस केसेस एंड रूलिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनको अब क्लियर कर दिया है, मेरा ख्याल है इसी बात को भांपते हुए आज उनकी जो ये बहन है उज़मा बीबी, उनको मुलाकात की इजाज़त मिली है, वो मिल के आई हैं। पैगाम क्या है? तो उन्होंने जो है वो यही कहा है कि भाई तुम अपना काबीना बना लो। अच्छा, सुहेल आफरीदी करो। उन्होंने आके पब्लिकली ऐलान कर दिया है। नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं कोई नाम नहीं दे रहा, आप अपनी पसंद से मुख्तसर काबीना बना लो। अच्छा, और इत्तला ये मिली है कि यानी वजीर आला के जहन में कोई 8 रुकनी काबीना, अच्छा, जिससे वो आफ्ता के अपना भी काम तो शुरू करे ना डे टू डे। तो अब उनको अख्तियार मिल गया कि वो कैबिनेट अपनी मुकम्मल बनाएं। जी जी, कैटेगोरिकली। दूसरी बात ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर अपसेट थे कि जी अभी तक क्यों नहीं राजा नासिर अब्बास साहब को और महमूद खान चगरई को ऑपोजिशन लीडर जो है वो क्यों नहीं बनाया गया। ठीक है ना जी। और इसके अलावा एक जो मुझे खबर मिली है वो ये है कि उनको जब उज़मा बीबी ने कहा कि भाई लोग कह रहे हैं कि आप फिर इस्लामाबाद आ जाएं, तो खान साहब ने उसके बारे में कुछ जवाब देने के बजाय कहका लगाया। पता नहीं वो क्या इसके ज़रिए कहना चाह रहे थे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल वो उन्होंने अख्तियार दे दिया है। कोर्ट वाला भी पिछली दफा कहा था ना उन्होंने, इस बार भी कहा है कि वो यही कह रहे हैं कि आप उस वक्त तक आके बैठ जाएं जब तक फैसला ना आ जाए। 90 मिलियन जो है उसमें आके हाई कोर्ट में बैठे और तारीख लें। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप आए और आके बैठ जाएं और तारीख लें। ठीक है ना जी। अब किस तरह कितने दिन लोग बैठें, कितने आए और क्यों इस तरह ये दबाव में आएंगे, ये अलग सी बात है। दूसरी जो मसला है वो कहते हैं कि खुश हुए हैं कि 4 सदा खैबर कर पे। तो तीसरा मसला एक और चल रहा था जी, कोर कमांडर साहब से मीटिंग, कुछ लोग उसको भी अब हमारे स्पिन आ गई है ना कि किसी की फतह और शिकस्त, यार दिस इज़ वेरी कर्टसी कॉल, एक रूटीन की बात है, उसको इस तरह करना। तो भाई वो कोई अरे जी आप वो हिदायत देने को रजामंद हो गए, इस तरह की बात नहीं होती। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में ना, हर चीज़ जो है ना वो चस्का फरोशी और सोशल मीडिया नहीं हो। मैं जो इमरान खान आज मैं से आज देखो अगर आज थोड़ा अब इतना कर लिया ना, अब रियाला से फारग कर दो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कहाँ जाना है जेन्युइनली ये जो आज़ाद कश्मीर में तमाशा लग रहा है, मैं जिससे भी मैंने बात की है, तमाशा या सियासी मूवमेंट, सर देखो कल के खुदा के जज्बात, अभी 2 मरतबा अवामी एक्शन कर, आप यकीन मानो जब से ये कज़िया शुरू हुआ है तो स्पॉन्टेनियस रिस्पांस, तुम यूँ करके फ़ोन कर यार की हो रहा था, कह रहे हैं जी वो असल बात है 73 अरब रुपए के तरक्याती फंड हैं, उनको खर्च करना है। ये क्या जवाब? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये यानी मैं कहता हूँ कि देखो एक चीज़ होती है हकीकत, एक होता है परसेप्शन। तो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की जो सारी सियासी मंजरनामा है वो उसका मरकज़ पैसे कौन जो है उसका मरकज़ वो पैसे रुपए कौन खर्च करेगा। अब सवाल ये है कि इन्हीं स्कीमों ने, इन्हीं तरक्याती स्कीमों ने अवामी एक्शन कमेटी जैसी तंजीमों को जन्म दिया ना, जिसकी वजह से ये होता है कि वो यानी कि पैरालाइज कर देते हैं और बिल आखिर ये नाम नहाद जो आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे हैं, ये खुद उनसे निगोशिएट नहीं कर पाते और वफाकी हुकूमत जाके गारंटेड बनती है और वो जमान एक तभी वफाकी। अब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि देखो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक दूसरे के बंदे तोड़ना, लोटाक्रेसी, ये 90 की दहाई में जिसको लोग बारियां लेना ये एक कायदा ताना बन गया था। इन्हीं जमातों ने फिर ये फैसला किया
कि यार अब एक दूसरे के बंदे खरीदना, बेचना, लेना हम किया जाए। और पीटीआई के और लिए यार मैं ये कह रहा हूँ, ये फैसला हुआ था ना निसाक के जमहूरियत, उसके बाद अजल अब ये कि कितनी अच्छी चीज करके अब आप पीटीआई से लोटे लेकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे, हाँ? वो लेकिन ये जवाब पेश करते हैं कि साहब बात ये है कि अवामी एक्शन कमेटी ने आकर जो मौजूदा वजीर आजम है काजी अनवारुल हक साहब, उनकी लिमिट्स बता दी हैं, दिखा दी हैं। अब उनके साथ कुछ वादे हुए हैं, अगर उन वादों पर अमल दरामद न हुआ तो वो फिर मूवमेंट खड़ी हो जाएगी। हम तो दर हकीकत उस मूवमेंट के साथ जो वादे किए गए हैं उनको उनको वफा करने निभाने के लिए हुकूमत चाह रहे हैं, ताकि लोगों का गुस्सा जो पीपल्स है पार्टी और खत्म हो। नून लीग मिल के पीपल्स पार्टी के जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जिनको जब मैंने ये निताने दिए जिस तरह, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी सबसे पहली बात उन मुज़ाकरात में तय हुई थी कि आज़ाद कश्मीर में हेल्थ कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो हेल्थ कार्ड और इस दूसरा वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जदीद तरीन मशीन की फराहम, इन दोनों के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहिए। तो हम बर्क रफ्तारी से ये चीज़ करना चाहते हैं। गवर्नमेंट है, अनवारुल हक साहब को कहें वो कर देंगे, ये पैसे भी हैं बकौल आपके तो कौन 73 कहें, वही के लोग कहें ना। बाबा वो ये कह रहे हैं ना कि चूंकि मौसूफ ने नहीं किया, मौसूफ चूंकि ये कुछ करने में नाकाम रहे, ये सांप की तरह बैठे रहे इस सरमाए के ऊपर, हाँ? और इंतजार करते रहे कि इलेक्शन के करीब में आई थ्रो इट, और मैं ये आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली शायद अपना टेन्योर पूरा करने वाली है, कुछ आसपास है, कुछ महीने हार्डली 8 महीने हैं, लेकिन इस 8 महीने में अगर आप फुल स्पीड जो है 24/7 आप यानी पैसा खर्च करना शुरू कर दें तो उससे बाहर तो खिदमत खल्क के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग पीपल्स पार्टी का ये दावा है। मैं ज़ाती तौर पर, अगरचे जिन दोस्तों ने मेरे साथ बात की, मेरी उनके साथ बेतकल्लफ़ी भी थी और मैंने उनकी बात को तस्लीम नहीं किया। मैंने कहा ये आप गलत रिवायत डाल रहे हैं, मत कीजिए। अच्छा, दूसरा लतीफ़ा ये है, ये जो नवाज शरीफ के नाम से मुस्लिम लीग मंसूब है, वहाँ पे उन्होंने जब अनवारुल हक का साथ देना था ना, तो साथ देने का फैसला देकर इन्होंने रायबंद इत्तला दी थी, हम दे रहे हैं अनवारुल हक का साथ। हाँ, समझ आएगा। आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमारी भी तो कोई खुद मुख्तारी है, हम क्यों पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाने में साथ दें। जो वफाक के हमारे लोग गए मैंने कहते हैं कि नहीं ठीक है, अगर वोटों की जरूरत पड़े, और उनका पब्लिक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया है, प्रेस से बात करते कहा, और माकूल वजह भी बनती है कि भाई पीपल्स पार्टी ने जो है वो आपको मरकज में या कश्मीर की जो नुमाइंदा जमात है, नून लीग के नुमाइंदा लोग, वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं जी नहीं, इस तरह तो हम पीपल्स पार्टी जो है वो 73 अरब रुपया उसने 8 महीने में खर्च कर दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो हमारे बंदे तो रह जाएंगे, इनके बंदे मजबूत, उनको भी अपना सियासी मवाद नजर, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, अब वो ये कह रहे हैं कि जी फाइनल जो है फैसला वो शहबाज साहब जब आ जाएं सऊदी अरब से उसके बाद होगा, उसके बाद नहीं, वो फिर वो डिसाइड करें कि व्हाट शुड वी डू। अब इस सब में एक कैरेक्टर जो है वजीर आजम, वजीर आजम वो डट के खड़े हैं, वो डट के इसलिए खड़े हैं कि उनको वो कहते हैं, वो तो कॉन्फिडेंट है, वो कहते 36 बंदे पूरे कर तो ले जाओ। ओहो बाबा, उनको ये गुमा है कि जब वो डट के खड़े हो जाएंगे तो 73 अरब रुपए तो अभी उनके पास ही है ना। हाँ, तो पीटीआई के वो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो अनवारुल हक साहब के साथ खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे जी साडा हिस्सा इत्थे रख दो, चलो। तो अभी पिक्चर क्लियर नहीं है बकौल आपके, कंफ्यूजन है हर तरफ। मेरा अपना ख्याल है कि अगर शहबाज साहब ने ये फैसला कर लिया कि जी ठीक है पीपल्स पार्टी को ये झूल लेने दिया जाए 8-10 महीने के लिए, तो फिर मुश्किल हो जाए। अगर पीपल्स पार्टी के इंतजार में वहां आ गई, नहीं, अगर शहबाज साहब ने ये फैसला कर लिया, अच्छा सारी कहानी शहबाज शरीफ साहब के हाथ में कि भाई पीपल्स पार्टी को झूला ले लें 8 महीने की बारी अपनी, क्या फर्क पड़ता है। तो जी ये जो हुकूमत तब्दीली की बात, उसके बदले में पीपल्स पार्टी से वो क्या फिर मांगेंगे, क्या मांगेंगे? 73 अरब में से कुछ 4-5 क्या मांगेंगे? 73 अरब की पीपल्स पार्टी को लोअर किए गए थे, आई थिंक पॉलिटिकल प्राइस को
डिवाइड करनी पड़ेगी। सर देखिए, कल जो मौलाना फजलुर रहमान के पास बिलावल भुट्टो जरदारी खैर सगाली का हाँ, के लिए पहुंचे ना, सियासतदानों की खैर सगारी मुलाकातें हैं। तो वहाँ पे मैं तुम्हें कोट अनकोट बता रहा हूँ, मौलाना के एक बड़े यानी कि वफादार आदमी और बाखबर आदमी जो मौलाना के मिजाज शनास भी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जी ये बात दुरुस्त है कि उन दोनों की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम ज़ेर बहस नहीं आई। यानी जो मौलाना ने जो पब्लिक पोजीशन लिया वो सही ली है। वो कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन लीडर वाली बात भी नहीं आई, लेकिन नई कानून साजी जरूर ज़ेर बहस आई। इसमें आपने कहा ना नहीं। तो यार अब यही तो समझ ही नहीं रहे अभी तक, यानी कि मेरी तुम यानी कि मेरा गोरख अंदर ही समझ रहे नहीं। 27वीं तरमीम डिस्कस नहीं हुई, और का नहीं तो हुई, नई कानून साजी करी। 26 से 5 होगी, कौन सी 26वीं के बाद 27वीं तरमीम होगी। तो मैंने कल आपसे पूछा था मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक कहाँ से है, DI खान से, फिर मैंने क्या कहा था, खैबर पख्तूनख्वा दोनों से। उसके हवाले से भी कोई कानून साजी होने की शायद जरूरत पड़ सकती है। नहीं, उसके तो आपको आईनी तरमीम करना पड़ेगा। सूबाई मामले की बात की जाए, कोई और कानून साजी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस की, मतलब गाल कर नहीं यार, जितनी बात पता थी बोल दी ना मैं छुपा तो नहीं रहा हूँ यार अदनान। ठीक है, किसी तरह की कानून साजी होने वाली है। कानून साजी कहते हैं कि जी नई कानून साजी का मामला जरूर, क्योंकि देखो बाद में मौलाना अफगानिस्तान पाकिस्तान और हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करना चाहते, दिल अगरचे हमारे तालिबान के साथ है, इस तरह का बयान भी तो दिया है ना। तो जो एक्सपेक्टेड कानून साजी होने वाली है 27वीं यानी तरमीम नहीं, उसके अलावा जो कानून साजी मौलाना जो है बिलावल हमायत मांगने गए, मौलाना डिस्कस करने गए हैं भाई, हम उस वक्त क्या अगर हम मिल के पोजिशन को लें तो मौलाना साहब को अपने साथ मिला के हामी भरवाएंगे, ये हो सकती है। अगर कश्मीर में हुकूमत ले ली तो फिर नहीं करेंगे। अरे वाह वाह, क्या शतरंज की खेल आपने सजाई है, वाज़े क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर मौलाना साहब को क्या मिलेगा? मौलाना साहब को क्या मिलेगा? जितनी बात देखो, जब रिपोर्टिंग करनी है ना बाबू, तो रिपोर्टिंग करो। जब आपने तखय्युल के घोड़े दौड़ाने हैं तो वो एक अलग बात नहीं। इस सारी कहानी में मैंने तुम्हें ये निकाल के दिया, कल हर बंदा कह रहा था यदि चूंकि 74 हैं तो 8 अगर मौलाना के मिल जाएं तो महमूद खान चकजई का ऑपोजिशन लीडर सारे इसमें वो बात जो है, मुझे मौलाना के मिजाज शनास सोर्स ने कहा कि नहीं, गलत। दूसरी आई कि जी 27वीं तरमीम, टाइम भी कम है, कहा जी 27वीं तरमीम भी बहस नहीं आई। इस सारी महफिल में मौज भी बस पार्टी की है, सारे आईनी ओहदे, कश्मीर की हुकूमत, और चल मेरे भाई जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम भी है इस सारी कहानी में। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम अगले सेगमेंट में जाएंगे। हम ब्रेक। वेलकम बैक। सब एक अहम मामला है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCA, बड़ा इसका चर्चा भी हुआ। तो उसने इसके ऑफिसर्स वगैरह कुछ उसी पर हम लाहौर में भी कुछ ऑफिसर्स खुमाली बेज़ाब्तियाँ, करप्शन और रिश्वत जैसे इल्ज़ामात उन पर लगे और सबूत भी लोगों ने रखे, रिपोर्ट भी। तो उनकी गिरफ्तारियों पर हमारे साथ लाहौर से हमारे रिपोर्टर सलमान अवान साहब मौजूद हैं। सलमान भाई बहुत शुक्रिया। ये क्या मामला है और गिरफ्तारियाँ कितने ऑफिसर्स की हुई और उनकी वजूहत क्या थी? सलमान भाई। अच्छा अदनान, मैं आपको पहले बताता हूं कि इसको जो है पीका एक्ट में जब तरमीम की गई उसके बाद डकी भाई को जब गिरफ्तार किया गया तो डकी भाई का पहला वो केस था पीका तरमीमी एक्ट के बाद। और इसकी जो सब पहले दिन जब इसको गिरफ्तार डकी भाई को सादर तो जब अदालत में पेश किया गया तो 30 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया। तो 30 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर तो ना हुआ, दो रोजा जिस्मानी रिमांड हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ बार पेश किया गया तो टोटल जो है इनको 22 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। अच्छा एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट ये बताइए, मुझ जैसे लोगों को मसलन ये पता नहीं है कि डिकी भाई कौन थे और इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था, ये जरा प्लीज बता दें, एक्सप्लेन करते हैं, शायद मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों के इल्म में ना हो।
दूसरा साहब ये ऐसा है कि डकी भाई एक यूट्यूबर है, बड़ा मशहूर यूट्यूबर है, और पाकिस्तान में इसको 2000 यूट्यूब मोनेटाइज की गई तो इसको अवार्ड दिया गया था सादुर रहमान और डकी भाई को। तो ये फैमिली व्लॉगिंग, पहले ये रोस्टिंग वीडियो बनाते थे, उसके बाद ये फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आए। तो ये वो शख्स है डकी भाई, सादुर रहमान और डकी, जिसने इसमें ट्रेंड जो है ये व्लॉगिंग का, फैमिली व्लॉगिंग का ट्रेंड इस बंदे ने जो है वो शुरू किया था। उसके बाद देखते ही देखते रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी, हुरैरा और ये तमाम मुल्जमान हैं अभी FIA के। तो ये वो शख्स था जो पहला यूट्यूबर था। इसको 2017 में किए गए FIA की जानिब से वो ये थे कि इससे जो है वो ये जुबे की ऐप को प्रमोट कर रहा था। उसी दौरान जब ये जुबे की ऐप को प्रमोट कर रहा था, फिर इसका लग्जरी स्टाइल जो है वो दिखाया जा रहा था। ये वीडियो बनाता था, अपने आलिशान बंगले, अपनी आलिशान गाड़ियों को ये जो है वो शोबाजी कर रहे थे। और इसी तरह उसी दौरान जो है वो दूसरा कैरेक्टर रजब भट्ट है, ये भी एक यूट्यूबर है। और जब इनकी रजब भट्ट की जब शादी हुई अच्छा, तो उसमें भी पैसा जो है अच्छा, वो अच्छा, मतलब फेंका ये गया। जो ओवरऑल कहानी है, सब बता रहे हैं कि वो जुएर और कुछ जो इलीगल जो बैन थी पाकिस्तान में कंपनी, उनकी इन्होंने एडवर्टाइज शुरू कर दी अपने वीलॉग के तो जरिए। उसके बाद उस पर पीका एक्ट और दीगर एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, ताकि वो कंटेंट जनरेट करें जिसके लिए इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स शुरू किए हैं और जिसके लिए इनके व्यूअर्स इनके यूट्यूब चैनल्स या वीडियोस को देखते हैं। मैं सिर्फ चाहूंगा कि टाइम की भी कमी है। जो अफसरान NCCIA के गिरफ्तार हुए हैं वो कौन कौन है और वो क्यों गिरफ्तार हुए हैं और वो क्या मामला उस पर रिपोर्ट करना है। देखिए, डकी भाई को जब गिरफ्तार किया कर दिया गया, बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा था कि पीका के बाद ये एक ऐसा जो है वो साल सेट होने जा रही है। यूट्यूबर्स जो फैमिली व्लॉगर्स हैं और वो लोग जो जुए की प्रमोशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है ना एक मिसाल सेट होने जा रही है। हमें ऐसे ही लग रहा था जैसे केस मेरिट पे चल रहा है। लेकिन उसी दौरान बहुत हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। वो ये है कि डकी भाई को अब जो बातें सामने आई हैं, रिलीफ दिलवाने के लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे शुएब रियाज, इनके तफ्तीशी अफसर थे, इन्होंने जो है वो उनसे 90 लाख की जो है वो डील की है, जिसमें से 60 लाख जो है वो रिलीफ दिलवाने का लिया गया था और 30 लाख जो है वो बाद में जुडिशियल रिमांड पे भिजवाने का लिया गया था। ये अरूप जतोई की जानिब से जो FIR जो है वो सामने आई है। इस तमाम मामले को जो है वो खुफिया इदारे जो है वो नोट कर रहे थे और इसी दौरान जब इस मामले को जब वो देख रहे थे तो पता चला कि डकी भाई को जो है वो कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जा रहा है। तो उन्होंने जब तहकीकात का दायरा कार वसी किया तो ये चीजें सामने आई। शुएब रियाज, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, उसके बाद मुश्तबा असिस्टेंट डायरेक्टर, यासर गुजर सब इंस्पेक्टर, अली रजा सब इंस्पेक्टर, ये लोग भी जो है रडार पर आए। जब तहकीकात की गई तो ये चीज सामने आई कि शुएब रियाज का जो फ्रंटमैन सलमान था, उसने जो है उनके वकील के जरिए अरूप जतोई से बात की, उनके साथ डील हुई। डील 90 लाख में हुई, जब 60 लाख पहले दिया, उसके बाद सलमान की जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं वो NCCI की, वो सारी इस डकी भाई वाले केस से लिंक्ड है, 90 लाख रुपए की रिश्वत से लिंक्ड है। देखिए, नहीं, ये बात जो FIR की बात करें, इसमें तो FIR में लिखा है कि लाहौर में जितने भी कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, इनमें से जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो यहाँ से मंथलियां कलेक्ट करते हैं। मंथलियां कलेक्ट करके इस्लामाबाद जो है वो डायरेक्टर तक दी जाती है और इस्लामाबाद का एक जो है और इस केस में डिप्टी डायरेक्टर उस्मान जो है वो भी इसको नामजद किया गया है इसी FIR में। तो ये जो मंथली है, जो कुछ अफसरान हैं, जो मुश्तबा है, यासर है और अली रजा है, ये जो 3 मुल्जमान हैं, ये लाहौर से जितनी रिकवरी कॉल सेंटर से रिकवर ये जो करके $3 लाख वाला मामला था कि वो भी खुर्द बुर्द हुए हैं, वो क्या मामला था? देखिए, वो $3 लाख को अभी तक तो इन्होंने ये चीजें बताई हैं। जब डकी भाई की जमानत खारिज की गई, जो रिकॉर्ड अदालत ने बताया तो यही बताया कि वो हमने जब्त किया है। अभी अगर उसकी बात करें तो वो उसमें भी करप्शन के मामले में वो पैसा नहीं आया, क्योंकि वो ऑन दी रिकॉर्ड है। जब चीज ऑन रिकॉर्ड हो तो उसमें करप्शन करना मुश्किल हो जाता है। इन्होंने मुंह से तो जरूर डिमांड की है, इन्होंने पैसे तो जरूर उनसे मांगे हैं, लेकिन जो रिकवरी जो इन्होंने मंजर आम पर जो दस्तावेजात सामने रखी हैं, सेशन कोर्ट में जब बेल चल रही थी सादुर रहमान की, तो इन्होंने वो कागजात सामने रखे थे कि इतनी रिकवरी हमने कर ली है और ये तमाम का जो पैसा है ये जुबे वेरी राइट, बहुत शुक्रिया साहब। ये बिल लगे थे एक तो
क्योंकि हर एक पे खौफ बिठाया हुआ था और हर तरह। और जो सलमान बता रहे हैं कि जो डकी भाई के केस के अलावा जो मामला है वो मंत्रियों का भी है जो ऊपर तक जाता है। तो ये मतलब किस सिमत आपको जाता नजर आ रहा है? कोई इसका नतीजा निकलेगा कि यार करप्शन और रिश्वत जो है वो खत्म हो और इदारे ठीक तौर पे काम कर सकें जिस मकसद के लिए वो बनाए गए हैं? हमें काफ़ी इदारे इसी मकसद के लिए बने थे, लेकिन नहीं मतलब देखें ना, डकी भाई बड़ा मशहूर था, उसने तो पैसे दे दिए ना, थे होंगे तो दे दिए। अब हम साफियों में पीका लगेगा, हमारे पास तो नहीं है ना। हाँ, तो लेकिन आप जुआ तो नहीं प्रमोट कर रहे हो। हाँ, यार मतलब हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे। सही बात है, तो हमें तो कुटते पड़ेगी। समय हम जुए की बात पे क्या हम इस पर करें, लेकिन खैर जो इदारे जिस पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं उन इदारों को चाहिए कि उन अपने पैरामीटर्स में रहते हुए काम करें ताकि लोगों तक रिलीफ और कानून की रसाई मिल सके, जो कि नामुमकिन नजर आती है कभी कभी आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।